2013 में जिस तरह वहाँ पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। उस ज़माने में जो चीनी सफ़ीर थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं ख़ुद मिला हूँ। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम डी चौक से नहीं उठेंगे। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसको सपा सलार थे, गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए। मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। ये एक ऐसा बिल है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ। हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। इस बिल की मुखालफत करती है और अगर कोई मज़ीद है हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चुन के नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूँ, हुकूमत करे न करे। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, अब तक की खबरों के मुताबिक 9 अगस्त को असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होने वाली हैं, मगर अब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो खबरें हैं वो यही हैं कि 2 बड़ी पार्टीज़ के दरमियान जो है ये शॉर्ट लिस्टिंग का मामला जो है चल रहा है, ना कि आइन के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के साथ। अब कोalition गवर्नमेंट जो है वो ये कहा जा रहा है कि किसी सियासतदान को लाना चाहती है जो न्यूट्रल हो, जो RTS बिठाने से जो है उसके खिलाफ जो है जा सके, प्रॉपर तरह इलेक्शन करा सके और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन करा सके। मगर सवाल ये है कि कौन सा ऐसा सियासतदान होगा जो इन तमाम बेंचमार्क्स पर पूरा उतर सकेगा, और क्या आने वाले इलेक्शंस जो होंगे वो ऐसे होंगे जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सके, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट। क्या वाकई ही इलेक्शन हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ लगारी साहब से। लगारी साहब, जो ये बात हो रही है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जो है वो इत्तफाक हो गया है। कुछ 5 नाम हैं, खबरें ये आ रही हैं जिन पे इत्तफाक हो गया है। ये जो इस वक्त बातें चल रही हैं, आपको लगता है कि जो आने वाला ये दिन है इसमें कोई वाकई ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जो है वो शख्सियत जो है वो सामने आ सकती है? देखें, अगर 5 नाम हैं तो इत्तेफाक राय तो ना हुआ ना। इत्तेफाक राय के लिए तो जाहिर है एक नाम पेश किया जाना होगा, और वो नाम पेश किया जाएगा रियाज साहब को, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और वो फैसला करेंगे कि उनके 5 नाम कौन से हैं या उनका एक नाम कौन सा है। तो फिर जाएगा, फिर ये कि वो इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये होगा कि जनाब फिर अगर एक नाम है, दोनों किसी नाम पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो वज़ीर आज़म बन जाएगा। अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे ये वो बच्चों का अब मुझे गालिब का शेर भी कुछ याद आता है कि जनाब बागीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। अच्छा, ये जो बागीचे अतफाल होता है, बच्चों का खेल होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं और खेल में कोई हार रहा होता है कि जीत रहा होता है, कोई निशान, कोई मंजिल पार कर रहा होता है, कोई उससे पीछे रह जाता है, कोई दौड़ रहा होता है, कोई दौड़ते हुए उसको पकड़ लेता है, छुपन छुपाई खेलते हैं, एक पकड़ लेता है, एक नहीं पकड़ा लेता। तो इस तरह का खेल जो है वो बच्चे खेलते हैं। और हमारा जो ये मौजूदा खेल है ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये तो आप 9 तारीख तक इस तरह के जो तमाशे हैं वो हम देखते रहेंगे। लेकिन अगर ये 2-3 दिन पहले अगर इसको तय कर लेंगे तो शायद अच्छा होगा। अगर नहीं तय कर सकेंगे तो फिर तय ज़ाहिर किसी ना किसी ने तो करना है, फिर कोई और तय करेगा। अच्छा मज़ साहब, ये आपको मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो भी जितनी भी खबरें आ रही हैं उसमें ये आ रहा है जी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो इत्तफाक हो रहा है, नामों पे जो है वो इस वक्त एक्सचेंज हो रहा है नामों का। फिर बीच में कहीं नीचे जाके जो है वो दूसरे कोalition पार्टनर्स का भी कहीं खबरों में जो है वो मेंशन आ जाता है, और कहीं आखिर में जाके हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, चाहे वो सिंबॉलिक ही हो, राजा रियाज साहब का नाम आता है कि पहले वो डार साहब के नाम पे जो है वो नहीं मान रहे थे, अब वो मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन अभी उनसे मुशावरत जो है वो बाकी है। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसका रोल सिर्फ अब रबर स्टैम्प का रह गया? शुक्रिया मारिया। देखिए वो
लगारी साहब ने गालिब का शेर पढ़ा, फैज़ का भी एक मिसरा है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मसला ये है कि कितना बड़ा अलमिया है हमारा कि हम निगरां जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इतना बहस व मुबाहिसा है। कितना रोल होता है केयर टेकर का और कितना रोल होना चाहिए केयर टेकर का। सियासतदान हो, पहले तो ये डिफाइन करें कि पॉलिटिशियन होता क्या है और पॉलिटिशियन होता कौन है। मैं खड़े होकर ये दावा कर दूं मैं सियासतदान हूं तो मैं सियासतदान नहीं बन जाता। बिल्कुल। मैं खड़े होकर दावा करूं कि जी मैंने आज से सियासत शुरू की, हमारे यहाँ इस तरीके से पैरा ट्रूपर्स के तरीके से पॉलिटिशियंस को उतारा जा रहा है और उतारा जाता है कि जिसकी कोई स्ट्रगल नहीं होती, जिसकी कोई लंबी स्ट्रगल नहीं होती, ऑल ऑफ अ सडन एक आदमी खड़ा होता है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये पॉलिटिशियन है। देखिए, कोई भी क्रेडिबल आदमी हो जो जिसकी क्रेडिबिलिटी इंटेग्रिटी पर किसी को शक व शुबा ना हो। हमने 2013 में इत्तेफाक राय से और किसी एक शख्स को भी पाकिस्तान में उसकी नॉमिनेशन के ऊपर उफ तक नहीं की थी, और वो थी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम दिया गया था। क्यों नहीं थी? इसलिए कि जिस शख्स के अंदर इनकार की जरूरत हो, जिस शख्स के अंदर ये खड़ा होके कह सके कि नहीं मैं नहीं लेता, हल्फ नहीं लेता, या वो असेंबलियां तोड़ने से इनकार कर दे, जिस तरह फखरुद्दीन साहब ने किया 6 अगस्त 1990 को, उसने असेंबली तोड़ने से इनकार कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ऐसे शख्स आपको अब शाद व नादिर ही मिलेंगे, ऐसे लोग अब आपको शाद व नादिर ही मिलेंगे। तो उनका भी हमने जो हशर किया एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी हम छोड़ दें। तो ये कंट्रोवर्सी अब राजा रियाज साहब जैसे भी हैं इस वक्त तो लीडर ऑफ द अपोजिशन वही हैं, और अगर उन्होंने हो सकता है किसी नाम पर अगर उन्हें एतराज़ हो जाए, मसला रबर स्टैंप होने का नहीं है। मसला ये है कि आप जब नाम कोई फ्लोट किया जाए, और इतनी सीक्रेसी क्यों है? मतलब अगर खुर्शीद शाह साहब को 5 नाम पता हैं, या फॉर दैट मैटर ख्वाजा आसिफ को 5 नाम पता है, तो आप उसे पब्लिक डिबेट के लिए ओपन कर देना और देखें कि लोग किसके नाम पर जो है आपको रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आता है। हमने इतनी क्लोज डोर शॉप बना दी है, और इवन पार्लियामेंट के अंदर कुलदीप नैयर साहब ने एक मरतबा लिखा था कि ये पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन क्या चीज़ होती है। आज हमने तौहीन पार्लियामेंट, अब जो अवामी फोरम है उसकी भी कोई तौहीन होती है, उसकी क्या वो होगी? उसको कोई तोड़ता है तो हम खड़े होते हैं, गैर जमहूरी उसमें गैर कानूनी तौर पे, लेकिन अगर उसको कोई तनकीद का निशाना बनाता है तो उसकी कोई तौहीन नहीं होती। ये सबसे ये बजाते खुद ये कानून जो है ये हतक है पार्लियामेंट कि आप तौहीन पार्लियामेंट का की करारदाद। इसी तरह आज देखें आप, जो कानून लाया जा रहा था जो है पुरतशद्दुद, आपके इत्तेहादियों को नहीं पता, आपकी अपनी पार्टी के उसको नहीं पता। मुझे नहीं पता कि शाहदत ऐवान साहब हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया, उनको भी पता था या नहीं पता था, या सिर्फ उनसे कहा गया कि आप ये पेश कर दें। शहरी रहमान साहिबा, ताहिर बिजंजो साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, ये सारे लोग, और हत्ता के चेयरमैन सेनेट ने खुद ही ड्रॉप कर दिया, उसने कहा कि ये वो नहीं किया। यानी आप इतनी एक फैक्ट्री लगाई हुई है हमने कवानीन की, आप पिछले 1-1.5-2 हफ्तों में देख लें कि जितने ब्लेटेंटली और जितने ब्रूटली ये कवानीन लाए जा रहे हैं, उतने सोच पर पहरे लगाए जा रहे हैं उसके अंदर। और दूसरी तरफ आप देखें आज बाजौड़ में क्या हुआ। जी बिल्कुल, हम वापस हम उस तरफ जा रहे हैं जो धमाका हुआ है JUI के जलसे में, ये हम वापस 2013 की तरफ पलट रहे हैं। ये सूरत हाल जो है इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। और बॉटम लाइन ये मारिया कि अगर आप ये कह रही हैं कि क्या मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो मेरा सिंपल सा जवाब है नहीं होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। जो भी होंगे नवंबर में हो, मार्च में हो, वो नहीं होंगे। नवंबर में हो या मार्च में हो, आपको भी लगता है कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, नवंबर से आगे भी जा सकते हैं? रज़ा रूमी साहब की तरफ जाऊंगी और हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। रज़ा साहब,
पिछले हफ्ते ना हम ट्रांसमिशंस जो हैं वो कर रहे थे जब डार साहब का जो है वो नाम आया, और बड़े इंटरेस्टिंगली मेरे कॉलीग हैं समर अब्बास, उन्होंने कहा जी लगता है होगा ये कि आखिर में जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उनको एक नाम दे दिया जाएगा, फीड कर दिया जाएगा, और वो कहेंगे ये मेरा कैंडिडेट है, लेकिन कैंडिडेट असल में जो है वो दोनों बड़ी पार्टीज का ही होगा। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? मतलब ये जो, क्योंकि मज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, काम तो ये होता है सिर्फ जो केयर टेकर सेटअप आता है उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने होते हैं, लेकिन दिस इज सच ए मैमथ टास्क और आज तक कोई उस पर पूरा उतर ही नहीं सका, इसलिए इतना ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है इस पर, इन नामों पर, क्योंकि अगले 5 साल फिर हमें यही रोना जो है सुनने को मिलता है कि ये केयर टेकर सेटअप था, इसने आरटीएस बिठा दिया, इसने जो है वो आरओज के जो है वो इलेक्शन करवा दिया, वगैरह वगैरह। जी देखिए मारिया, कानून को देखिए कि बड़ा वाज़े एक जो रवायत रही है और उसके मुताबिक हुकूमत और जो अपोजिशन बेंचेस हैं वो 3-3 नाम सजेस्ट करती हैं और फिर बाद में उनका आपस में इसके ऊपर बातचीत होती है और एक पे इत्तेफाक हो जाता है, और अगर इन दोनों का इत्तेफाक नहीं होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर आ जाती है। अभी कुछ अजीबोगरीब मामला हो रहा है क्योंकि हर चीज़, जैसे कहा कि सीक्रेसी में, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत नहीं है। पहले इसहाक डार साहब का नाम फ्लोट हुआ, बड़ी देर वो चलता रहा, अभी भी बाय द वे वो मौजूद है कहीं ना कहीं, वो यकसर बिल्कुल गायब नहीं हुआ मंजर से, तो वो है बहुत कुछ। लेकिन इसमें 2-3 बातें जो हैं वो समझने वाली हैं। एक तो ये है कि मौजूदा जो पार्टीज़ हैं जो इक़्तिदार में हैं, पीडीएम की और पीपीपी की कोलिशन गवर्नमेंट है, उनको ये ख़तरा है कि अगर इलेक्शंस आगे होते हैं या कोई उनमें ताख़ीर होती है और कोई केयर टेकर ऐसी वज़ीर आज़म लगा हो जो कि सियासी ना हो, गैर सियासी हो, तो फिर उनका भी पत्ता जो है वो काट दिया जाएगा। ये तो पुरानी एंग्जाइटी है। आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पूरे मरहले से गुजर चुकी है 1970s में, और उसके बाद भी हमने देखा कि मुख्तलिफ अदवार में पिछले 2-3 दहाइयों में जो कुछ होता रहा है सबके सामने है। एक तो ये बड़ी एंग्जाइटी है उनकी। दूसरा मसला ये है कि जो नाम मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की लिस्ट में थे, जैसे कि हफीज शेख साहब या दीगर और टेक्नोक्रेट्स, वो फिर पूरे का पूरा जो मामला है वो इस्टेब्लिशमेंट के सपुर्द कर देने के मुतरादिफ है। इसको अवॉइड करना चाहती हैं ये पार्टीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास कितनी गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सरेंडर कर चुके हैं वो अपना सारा काम, अपनी सारी कानून साजी, अपनी सारी पॉलिसी साजी इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है इस पूरे मामले में। हाँ, ये ज़रूर है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सुनने में आया है कि दरपर्दा वो इसमें उनका एक बहुत अहम रोल है और एक बहुत अहम हिस्सा है इस पूरी चीज़ में। अब देखना ये बाकी है कि अगले 2-3 रोज़ में कहाँ पे मामला जाता है, कोई इत्तेफाक राय पैदा होता है या नहीं होता। तो फिर जो आपके कॉलीग ने कहा था वैसा ही होगा कि राजा रियाज साहब एक नाम देंगे और वो मंजूर हो जाएगा, और वो नाम आपको पता है कहाँ से आएगा। जी ठीक। हबीब अकरम साहब, क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि एंड में होगा ये कि राजा रियाज साहब जो हैं वो एज रबर स्टैम्प जो है वो इस्तेमाल होंगे और नाम जो है वो दर हकीकत जो है वो दोनों बड़ी पार्टीज़ का होगा या कहीं और से आएगा, और राजा रियाज साहब कहेंगे ये मेरा नाम है और उस पर सब कहेंगे कि हाँ हम सब मुत्तफिक हैं, राजा रियाज साहब के नाम जो है उस पर कंसेंसस है? मारिया, होगा तो इम्कानी तौर पे ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर सवाल इससे ज़्यादा बुनियादी नोयत का है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम पाकिस्तान में पहली बार निगरान वज़ीर आज़म लगा रहे हैं? पाकिस्तान ने 2008 में निगरान वज़ीर आज़म लगाया, कोई परेशानी नहीं हुई। हमें 2013 में निगरान वज़ीर आज़म लगाया, कोई परेशानी नहीं हुई। 2018 में निगरान वज़ीर आज़म लगाया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब काहे की परेशानी है? इस परेशानी की तह में क्या अनासिर हैं जो कार फरमा है जिसकी वजह से इतनी बेयकीनी फैल गई है? उसकी वजह बड़ी सादा है। जब दस्तूर में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जब किसी सूबे की असम्बली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, जब हमने 2 सूबों की असम्बलियों में 90 दिन के इलेक्शन का हुक्म नहीं माना, जो दस्तूर में उर्दू में भी लिख रखा है, अंग्रेजी में भी लिख रखा है,
मतलब इतनी बय्यन जुबान में लिख रखा है कि किसी को पढ़ना ना भी आता हो तो उसे पता चल जाता है। जो पाकिस्तान के दस्तूर के तहत जिंदगी नहीं गुजार रहा दुनिया में कोई भी रहने वाला, किसी शख्स को फर्स्ट रीडिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की दे तो वो कहेगा कि हाँ फैसला तो यही होना चाहिए कि आप इलेक्शन करवाएं। तो जब आपके सिस्टम ने दस्तूर के इस वाज़े और बय्यन हुक्म को नजरअंदाज कर दिया, इस शिक को अमली तौर पर तोड़ दिया, तो फिर बाकी शिकों की इंपॉर्टेंस और उनकी तकदीस भी खतरे में पड़ जाती है। तो फिर जब आपने 2 सूबों में जो निगरान हुकूमतें हैं वो ज़ायदुल मियाद हुकूमतों को आपने जवाज बख्शा, आपके अदालती रवैये ने जवाज बख्शा, आपकी पार्लियामेंट ने झूठे सच्चे बुनियादों के ऊपर और वो काम किया जिसका पार्लियामेंट को कोई इस्तेहकाक नहीं था। पार्लियामेंट ने दस्तूर की वो तशरीह या उस तरह उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जो सरीहन दस्तूर तोड़ने के मुतरादिफ है। तो जब पार्लियामेंट ये ग्रोह सियासतकारां जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, जब ये ग्रोह सियासतकारां बहाना साजियां करेगा, ये लेम एक्सक्यूजेस पेश करेगा, ये दस्तूर की ऐसी तावीलें करेगा जो दस्तूर शिकनी की तरफ नतीजा निकालती होंगी, तो उस सूरत में दस्तूर से अब आप इनका तो अखलाकी साख ही नहीं रही है किसी को कह सके कि इलेक्शन करवाएं। अब ये किसको कहेंगे? क्या ये अदालत को कहेंगे कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए? क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को कहेंगे जी इलेक्शन होने चाहिए? जब आपने अपने हाथों से जो गड़ा खोदा था अब आप उसमें गिर रहे हैं तो, और मुल्क को भी गिरा रहे हैं, तो अब हम सवाए मातम के और क्या कर सकते हैं? अच्छा, यही पॉइंट आगे लेके जाती हूँ नज़ीर लगारी साहब की तरफ। लगारी साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले मज़हर साहब ने भी बात की कि नवंबर में होते हैं या इलेक्शन जो है वो मार्च में होते हैं, लेकिन वो फ्री एंड फेयर होते हुए उनको तो नज़र नहीं आ रहे। आपको ये खदशा है कि इलेक्शन जो है, जैसे अभी हबीब साहब भी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन नवंबर में नहीं होंगे, वो 90 दिन का भी जो टाइम पीरियड है उससे भी आगे तजावुज़ करेंगे? देखें, इस बात के खदशात मौजूद हैं और एक हद तक कह सकते हैं कि इम्कानात मौजूद हैं, सही। लेकिन ऐसा कतई तौर पर ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मजहरबाज साहब का खदशा है या और दोस्तों का खदशा है। यानी इसको कतईयत के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे खदशात मौजूद हैं और ऐसे खदशात, ठीक कह रहे हैं हबीब अकरम साहब, कि उन लोगों को भी मौजूद हैं जिन लोगों ने वो इलेक्शन जो थे 2 सूबों में सूबाई असम्बलियों को नहीं होने दिए। 2 सूबों की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के वक्त अगर बेदारी हुई थी अदालत उज़्मा में, तो अदालत उज़्मा को जो फैसला था उसी फैसले पर कायम रहते हुए 90 दिन से आगे खुद नहीं जाना चाहिए था और डेट तय कर देनी चाहिए थी। वो डेट बनती थी जब 1 मार्च को फैसला दिया जा रहा था, इसलिए कि ये असम्बली 12 जनवरी को तोड़ी गई। 14 जनवरी को ये आर्डर जो है ये मुअस्सर हुआ और 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे थे। तो 90 दिन का मतलब है 14 अप्रैल को या उससे पहले इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे दिया जाना चाहिए था कतईयत के साथ। लेकिन अदालत ने जो रास्ता दिया वो रास्ता ये था कि जी 106 दिन आगे इलेक्शन चला गया। तो फिर जब 106 दिन आइन की मुद्दत को क्रॉस कर गया तो फिर कोई भी क्रॉस कर सकता था और लोगों ने क्रॉस किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो दिन रखा वो तो आइनी मुद्दत के अंदर नहीं था। 14 मई तो जाहिर है बहुत आगे का दिन था। वो इस तरह नहीं हो सकता है। आइन की ताबीर और तशरीह का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसके अंदर तब्दीली कर दें, उसके अंदर तोड़ मरोड़ करें, उसको एक और रास्ता दे दें या नए रास्ते खोल दें, ये बिल्कुल नहीं है। आइन की ताबीर और तशरीह का मतलब है कि उसकी रूह के मुताबिक और जो कुछ उसमें लिखा हुआ उसके मुताबिक। अगर कतईयत के साथ 90 दिन है तो फिर आपको 90 दिन के अंदर ही डेट देनी चाहिए थी। अब यहाँ नहीं हुए इलेक्शन, और इलेक्शन ना होने के बाद ये खदशात मौजूद हैं, वो भी हमारी बरादरी में मौजूद हैं। सहाफत के लोग जो हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। सियासत के लोगों ने तो ये खुद रास्ते अपनाए। और मैं ये कहता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि तमाम सियासी फरीक इसी मामले में आइन को पसे पर डालने में किसी ने अपने आप को वो नहीं किया कि जी हम तो कम अज़ कम इससे बच जाएं। इससे बचने की राह अख्तियार किसी ने नहीं की। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ तरामीम हो रही हैं, मुख्तलिफ तरामीम जो हो रही हैं कवानीन के अंदर और
आइन के अंदर जो इमरान खान साहब के होते हुए भी हो रही थी, ये जब वो वजीर आजम साबिक वजीर आजम जब मौजूद थे उस वक्त भी हो रही थी, उस वक्त ये होता था कि इधर उधर देखा जाता था। यानी रात के वक्त जो है फ़ोन आ जाता था ख्वाजा आसिफ को, या रात के वक्त नवीद कमार को एक फ़ोन आ जाता था कि जनाब ये इस रास्ते पर चलना है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर उसी रास्ते पर होती थी जिस पर वो मुत्तफिक होते थे या नहीं होते थे, लाइन लगा कर खड़े हो जाते थे, चलें जी आओ हम वोट देते हैं और ये फलाना कानून पास करते हैं, फिर दूसरा कानून पास करते हैं, फिर तीसरा कानून पास करते हैं, ये होता रहा। और जब PDM बनाई गई थी उससे पहले भी यही कानून साजी का मसला था, और कानून साजी में इन्होंने वो ऐसे ऐसे रास्ते अख्तियार किए जो नहीं किए जाने चाहिए थे। फिर उसके बाद अवाम को मुतमईन करना था कि भाई यार इस तरह की कानून साजी के बाद लोग हमें क्या कहेंगे, चलो भाई PDM बनाते हैं, PDM बनाते हैं, PDM बना लिया आपने। चले PDM एक अच्छा शो था, आपने एक हुकूमत को वो भी किया, लेकिन बात यह है कि आप अगर आईनी हुदूद से तजावुज़ करेंगे, इनहराफ करेंगे और इदारों को भी मौका देंगे कि जनाब आप इनहराफ में शामिल हो जाएं और इदारे भी आगे आप बढ़कर आपके साथ इनहराफ में शामिल हो जाएंगे, तो फिर आइन कहाँ रहेगा और आइन का तकद्दुस कहाँ रहेगा, वो हमारे सामने नहीं होता है। मैं ये बिल्कुल ये खदशात मौजूद हैं, लेकिन मैं अब भी ख्वाहिश करता हूँ कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों, उसी मुद्दत के अंदर होने चाहिए और पाकिस्तान को अब रास्ता दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े। और अब पाकिस्तान को जिस तरह से जाम कर दिया गया, रोक दिया गया है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, बिल्कुल हम सब उम्मीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फॉलो होना चाहिए, बट अगर हम देखें इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इट्स बिन अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मजाक उड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जिस तरफ नज़ीर लगारी साहब अभी इशारा कर रहे थे, जिस किस्म की अमेंडमेंट्स और चीज़ें आ रही हैं, आपका खदशा बहुत हद तक जो है वो हम सब का खदशा है, क्योंकि जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तजावुज़ जो है वो किया जाएगा, जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात हैं उनको ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे, तो ये हम सबका खदशा जो है वो बनता है। बेशक आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कसरत राय से अगले दिन जो है वो मंजूर हुआ है ये इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट्स वाला मामला है। देखिए मारिया, हम जिस तरह की हमारा मसला ये है, और हम सारे दोस्त जो यहाँ जमा हैं इस वक्त, इन सबका ही इशू ये है कि हम अपने अपने वक्त पर खामोश रहते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है कि निगरान हुकूमत पे इत्तेफाक राय नहीं है। हबीब को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ, 2013 में इत्तेफाक राय नहीं हुआ था और अल्टीमेटली निगरान वज़ीर आज़म का फैसला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया था। ये वहाँ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हुआ था, गालिबन जस्टिस खोसा थे या कौन थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त सही। उनका फिर फैसला हुआ था। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय नहीं हुआ था 2013 में। लेकिन असल इशू क्या है? असल इशू ये नहीं है कि उस वक्त भी जब जिस तरह हबीब बात कह रहे हैं, एक राइटली या रॉन्गली पॉलिटिकली ब्लंडर या जो भी है, अगर पंजाब असम्बली और KP असम्बली जो है उस वहाँ की हुकूमत वज़ीर आला वज़राए आला ने तोड़ दी थी, तो ये हो नहीं सकता कि आप इलेक्शन में ताख़ीर करें। ये मुमकिन नहीं था। ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जुडिशरी से लेके सारे लोग चुप रहे, खामोश रहे। पॉलिटिकली वो उसका फ़ायदा किसको होता किसको नहीं होता ये हमारा मैटर नहीं था। हमारे सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं होते तो ये भी एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में आएगा कि आप एब्रोगेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं आप। अगर मुल्क में कौमी असम्बली के इलेक्शंस और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी अपने वक्त पर नहीं हो सकते तो फिर ये साल अब ख़त्म होने को है, चंद माह रह गए हैं। ये वो साल है जब हमने हुकूमत की, पाकिस्तान की हम 75वीं सालगिरह और आइन की हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। अब सालगिरह मनाई भी जा सकती है, नहीं जा सकती, एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ये 50 साल हो गए और इसको 75 साल हो गए। इन 50 साल और 75 साल का जायज़ा ले लें कि हमने कितना सिस्टम को मजबूत किया, कितना स्ट्रॉन्ग किया। हम देखें तो कि हम कौन से कवानीन पास कर रहे हैं, हम कौन सी करारदादें पास कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को कितना कमज़ोर से कमज़ोर तर करते जा रहे हैं इस तरह के कवानीन बनाकर।
हम अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पार्लियामेंट अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हर्ट करेंगी उन सारे लोगों को जो इसमें शरीक हैं। उन सारे लोग, वो सारे लोग पछताएंगे। आप मीडिया के ऊपर यहाँ से कब्ज़न लगाई जा रही है, वहाँ से पलट के कब्ज़न लगाई जा रही है। एक मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ कहीं ना कहीं आप देख लें तो वो आपको नजर आएगा कि आप सोच पर पहरे बैठा रहे हैं, आप लोगों के सोचने। और पाकिस्तान का बुनियादी इशू यही रहा है कि हमने सोचों पर पहरे बैठाए हैं, हमने सोचों को आज़ाद नहीं छोड़ा, हमने लोगों को सोचने नहीं दिया, हमने लोगों को बहस नहीं करने दी, हम लोगों को डिबेट नहीं करने देते। हमारा इशू यही है, हम शख्सियात को डिबेट करते हैं, हम शख्सियात को ज़ेर बहस लाते हैं, हम मामलात को ज़ेर बहस नहीं लाते, हम ख्यालात को ज़ेर बहस नहीं लाते। हमारी बहस का म्यार जो है वो रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है, इसलिए कि हम नॉन इश्यूज़ में इंगेज हो रहे हैं। हमने इस चीज़ को डिबेट ही नहीं किया कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है, पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। इकोनॉमी तो छेड़े, पाकिस्तान में हमारे यहाँ साइंस जो है वो ज़ेर बहस नहीं आती, हमारे यहाँ तालीम ज़ेर बहस नहीं आती, हमारे यहाँ सेहत ज़ेर बहस नहीं आती, हमारे यहाँ पीने का साफ पानी ज़ेर बहस नहीं आता, हमारे यहाँ आबादी का जो बेजा कंट्रोल है वो ज़ेर बहस नहीं आता। हमारे ज़ेर बहस क्या आता है कि निगरान हुकूमत कौन बनेगी, अगला इलेक्शन फ्री होगा या नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात, फौज के इख्तियारात, एस्टेब्लिशमेंट को किस पर मज़हर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे टॉपिक्स हैं। क्या मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी। क्या ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड नहीं है? क्या हम इन लोगों को इसीलिए नहीं भेजते असेंबलीज में कि जाकर ये हमारे लिए इन्हीं चीज़ों पर बात करें? क्या इसलिए नहीं हम भेजते इनको, बजाय इसके कि ये अपनी चीज़ों में जो है वो, मतलब जहाँ कानून साजियाँ अपने मुताबिक हो रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन क्या हम लोगों को मुंतखब करके इसीलिए नहीं भेजते असेंबलीज में? अब पता नहीं हम भेजते हैं मुंतखब करके या कोई और भेजता है मुंतखब करवा के, ये भी तो एक बहस है ना। मैं बता सकता हूं कि 2018-2013 के इलेक्शन में कभी आरटीएस बैठता, वो छोड़ दें उसको, यानी 2018 में यकायक जो है जिनको पता भी नहीं था कि वो जीत गए, वो इलेक्शन जीत गए। यहाँ पता भी नहीं होता कि आप उम्मीदवार हैं और आप उम्मीदवार बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों का बहुत बड़ा फेलियर है ये, कि वो ना विद इन द पार्टीज डेमोक्रेसी को फ्लरिश होने देते हैं, और मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ इख्तिदार से हम ऐसे छुट्टा। आप देखें ना, पिछले चंद दिनों में उठा के देख लें कि रिकॉर्ड तख्तियां जो है वो की गई हैं, लगाई गई, सियासत चलती है, बिल्कुल के बुनियाद रखे गए। क्यों? बिल्कुल, मतलब ये हमारा क्या ट्रेंड है? बिल्कुल, क्योंकि ये इन्हीं तख्तियों से नजर आता है कि कितना बज़ाहिरन कितना आपने जो है वो काम किया। ये एक सोच पाई जाती है हमारी हुक्मरान अशराफिया के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले जो है वो बात हो रही थी कि निगरान सेटअप जो आता है उसमें अब सियासतदान का जो है वो नाम लिया जा रहा है। क्या वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकते हैं? खुद उनका किरदार कितना जो है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन इससे पहले रज़ा, एक और चीज़ जिस पे हम बात करना चाहूँगी, उनकी बात हो रही थी कि क्या इलेक्शन डिले होते नज़र आते हैं। कुछ मोरक़ात तो हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किए, लेकिन एक सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, जैसे आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो है वो इंसिडेंट बाजोड़ में पेश आया, आपको लगता है कि ये भी एक रीजनिंग जो है वो बन सकती है इन पोस्टपोनिंग द इलेक्शंस? क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या हम उस तरफ गामजन हैं? देखिए, यूं तो बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो कि इलेक्शंस में ताख़ीर का सबब बनाकर पेश किए जा सकते हैं, और यकीनन सिक्योरिटी का इसमें एक बहुत बड़ा मसला लाहक है पाकिस्तान को। मगर मारिया, सिक्योरिटी का मसला तो 2013 में भी था। आपको याद है जो उस वक्त की दहशतगर्दी की लहर थी, वो तो अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में वो पीक का टाइम था, 2012, 13, 14।
उसके बाद फिर आकर जो जब ये शुरू हुआ नेशनल एक्शन प्लान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है जब ये केपी में असेंबली तहलील हुई है तो ये एक बहुत बड़ी तौजीह के तौर पे पेश किया गया था कि हालात ऐसे नहीं है, फिर गो के कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया गया, मतलब विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के उतने हालात खराब नहीं है जितने 13 में थे, बट वो इलेक्शन नहीं हुए, ये एक तौजीह के तौर पे पेश किया जा चुका है। जी ये बिल्कुल किया जा चुका है और फिर सेंसस का भी जिक्र हुआ है माजी में वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए जो एक बहुत बड़ा अननोन है इस वक्त वो ये है कि अभी सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के एक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाएगा और यकीनन अगर ये मामला डिले होते हैं इलेक्शंस तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी तौसीक करेगा इलेक्शंस में डिले की। चलिए कुछ दिन तो हफ्ता 10 दिन तो आगे पीछे हो सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ये कि उनको नवंबर जैसे भी कहा जा रहा है जी मार्च में होंगे इलेक्शंस, बड़े वसूख से लोग कहते हैं। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी आसानी से इलेक्शंस में मजीद 3, 4, 5 महीने की ताखीर जो है वो नहीं उसकी इजाज़त देगा। और जाती तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए, मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है एक नई हुकूमत की जो इलेक्ट होकर आए। जहां तक बात रही पहले जो जिक्र हो रहा था आइन शिकनी का, तो देखिए आइन शिकनी का मसला ये है कि ये मसला जो आज कुछ हो रहा है 2022 में जो कुछ हुआ, अगर आप 2022 में देखिए कि जब साबिक वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने असेंबली ही तोड़ डाली और जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने वो असेंबली को बाकायदा उस पर दस्तखत कर दिए। तो आइन शिकनी तो वहां भी हुई थी और उससे पीछे चले जाएं तो ये जो अभी कुछ हो रहा है ये कड़ी है, एक पूरा प्रोसेस है आइन शिकनी का 2016 से पाकिस्तान में सिक्का राजुल वक्त है और जो कुछ आज हो रहा है उस पर अचंभे की बात नहीं। अगर उस वक्त उसको गलत नहीं कहा गया, रोका नहीं गया हमारी सियासी फोर्सेस ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सिविल सोसाइटी ने, तो फिर उन्होंने रास्ते खोल दिए। क्या ये आइन में कहीं मौजूद है कि एक वजीर आजम को ताहयात नाअहल कर दिया जाए? आइन में कौन सी ऐसी शिक है, मुझे दिखा दीजिए कौन सा ऐसा कानून है जिसके मुताबिक आइन की ऐसी तशरीह की गई? क्या आइन में ये दर्ज है कहीं कि एक अदालत जो है सीनियर वो एक जूनियर अदालत की कार्रवाई में इंटरफेयर करके एक मॉनिटरिंग जज लगाए? किसी ऐसी अदालती रूल्स में, आइन में, कानून में नहीं है, लेकिन वो हुआ, सबने उसको माना, कई लोगों ने तो उस पर मिठाइयां तकसीम की, सेलिब्रेशन हुई। क्या आइन में यह दर्ज है कि जो कुछ हुआ इलेक्शन की रिगिंग हुई 2018 में? क्या आइन में यह दर्ज है कि रिटायर्ड कर्नल पार्लियामेंट को चलाते रहे? क्या आइन में दर्ज है कि सेनेट में उस चेयरमैन का इलेक्शन हो गया जिसकी मेजॉरिटी नहीं थी पार्टी में? तो ये पूरा एक सिलसिला है। देखिए इसको आप सिलेक्टिव काट कर नहीं देख सकते, ये एक पूरा हिस्सा है। और अगर आप अभी भी देख लीजिए ये जो 90 दिन का मामला है, मैं जाती तौर पे तो समझता हूं कि बहुत गलत प्रेसिडेंट दोबारा से सेट हो रहे हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को ही देख लीजिए कि पहले उन्होंने एक फैसला दिया, बाद में उन्होंने एक और पिटिशनरी ने कहा जी आप इसमें आप बातचीत कर लीजिए, बातचीत करके रास्ता निकाले, फिर बातचीत भी हुई और उसके मुताबिक सितंबर में इलेक्शन की डेट जो है वो फरीकैन ने तस्लीम भी कर ली, लेकिन एक शख्स था उसने नहीं मानी वो तारीख। तो ये सभी लोग उस प्रोसेस में शामिल हैं, हमारे सियासतदान, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मीडिया के बड़े बड़े जो कहना चाहिए अहम लोग हैं, वो सारे इस प्रोसेस में शामिल रहे हैं। ये कोई कल स्टार्ट नहीं हुआ, ये 2022 में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियों से स्टार्ट नहीं हुआ। और अगर 90 दिन का मामला इतना ही अहम है असेंबलियों के हवाले से, आइन शिकनी है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की क्यों नहीं आज तक किसी ने बात नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बात नहीं की, ना ही मुतालबा किया तहरीक इंसाफ ने। भाई पंजाब में इलेक्शन क्यों 90 दिन लागू थे, खैबर पख्तूनख्वा में लागू क्यों नहीं है? तो ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो हो रही है, मैं इसके बारे में आपको ये बात कह रहा हूं कि जब तक हमें इस चीज का इदराक और एहसास नहीं होगा कि छोटी से छोटी वायलेशन जो है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो नॉर्म बन जाता है। इस वक्त पिछले 9 साल में ये हुआ है, 7 साल में, 8 साल में, कि अब ये नॉर्म बन चुका है। ये एक रेगुलर चीज बन गई है कि आ जाओ पार्लियामेंट पे अटैक कर दो, आ जाओ फौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दो, जब दिल चाहे एक
वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दो, जब दिल चाहे असेंबलियां तोड़ दो सूबाई, जब दिल चाहे बातचीत का मशवरा दे दो। इस तरह ये मामला नहीं चलता। अगर आइन को बचाना है, अगर पाकिस्तान को आगे चलाना है, तो इन सब फरीकैन को ये समझना होगा कि इनका क्या क्या कसूर है। और यही वजह है कि मारिया, मुझे पता आप कहेंगे कि ये बड़ी अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक बात है, मगर ये नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के बगैर नहीं हो सकता। जब तक फौज अदलिया और सियासतदान मिलकर अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे और आगे एक रास्ता नहीं निकालेंगे, हम यही फंसते रहेंगे। ये आज जो कुछ अभी ये जो बिल्स पास हो रहे हैं, आज एक अजीब चाह रही थी, बिल्कुल मैं इसी पे आना चाह रही थी। आप कह रहे हैं कि गलतियों का जो है वो हमें अजाला करना होगा और एक्सेप्टेंस जो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का बहुत दफा हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन ये मेरा और आपका ख्वाब हो सकता है, ये होना नहीं है। हबीब अकरम साहब, गलतियों का इदराक तो दूर, मेरा ख्याल है हम उन्हीं गलतियों पे दोबारा जो है वो जा रहे हैं। आज जिस किस्म की जो ये बिल इंसदादे दहशतगर्दी इंतहा पसंदी वाला बिल जो पास करने की कोशिश की गई और वो गया हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के अपने लोगों को नहीं पता था, उसके बाद फिर अंदर से आवाज़ें उठी और फिर सेनेट चेयरमैन को ड्रॉप करना पड़ा। ये एक तमाशा हमने देखा है। मतलब बजाय इसके कि हम आगे की तरफ बढ़ें, हम माजी में जो है वो माजी की गलतियाँ जो है दोबारा दोहरा रहे हैं एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स की शायद इस दफ़ा रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। सबसे पहले तो मैं रजा रूमी से मोहब्बत, मुआनसत और एहतराम के रिश्ते के बावजूद उनके इस्तदलाल से जो उन्होंने 2016 से ऑनवर्ड उसको दस्तूर के साथ जोड़ा है, मैं उससे बरीउज़ ज़िम्मा हूँ। मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, मैं उस इस्तदलाल को दुरुस्त नहीं समझता। दूसरी बात, जो उन्होंने 2022 में दस्तूर शिकनी की बात की है, वो हर वो गैर कानूनी चीज जिसको अदालत फौरी तौर पर रफा कर ले, फिर उसको दस्तूर शिकनी नहीं कहा जाता। तो लिहाजा अगर ये उसको भी दस्तूर शिकनी के खाते में डाल रहे हैं तो मैं बिल्कुल सुभान अल्लाह के अलावा और क्या अर्ज कर सकता हूँ। बाकी जहां तक ये मामला है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं अपने उसी आर्ग्यूमेंट पे वापस आऊंगा जिस पे जो ग्रोह दस्तूर की दुहाई देता हो और दस्तूर शिकनी का, खुली दस्तूर शिकनी का इर्तकाब कर चुका हो, और फिर उसको बहुत सारे वकला भी मुहैया हो जाएं जो हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के और जाके उसे कहें कि ये दस्तूर शिकनी इसलिए हुई है कि दस्तूर टूट रहा तो बड़ी मामूल की बात है, क्योंकि एक फैसला इस तरह हुआ था तो लिहाजा इस तरह ये तो दस्तूर शिकनी थी। अच्छा, एक उठता है वो कहता है जी उर्दू जुबान भी तो कही है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा जी, ये कौन सी ये भी तो दस्तूर शिकनी है। मतलब ये अगर किरण आफ्ताब वो जो कहते हैं ना कि वो सूरज की किरणों से अगर टांके लगाने का कोई काम हो सकता है तो वो मुझसे, मैं तो नहीं कर सकता, दूसरे बहुत लोग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो लिहाजा जो सिस्टम अपनी अखलाकी साख खो चुका हो, वो पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बने हों, तो आप लेकिन फिर अभी कता कलामी की माफी, आप जो ये तज्जिया कर रहे हैं, ये तो फिर हमारे तमाम सियासतदान अक्रॉस द बोर्ड उन पे सब पे बैठता है, समेत पीटीआई के, समेत मतलब बाकी पार्टीज के तमाम पे बैठते हैं, फिर तो कोई करवाना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल शरह सदर के साथ ये समझता हूं कि पाकिस्तान के सिस्टम में सबसे बड़ी बुराई नालायकी है और नालायकी का सबसे बड़ा इज्तिमा पार्लियामेंट है। मतलब आप जो कुछ कानून साजी हो रही है हमारे यहाँ, क्या पार्लियामेंट का तकद्दुस किसी की नजरों में बाकी रहा है? ये तो खुद पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले जो हैं वो तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब हो रहे हैं। और आप बहुत अच्छी तरह, आप और मैं, हम सब यहाँ पे लोग बैठ के बात नहीं कर पा रहे, लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं ये कैसे चल रहे हैं। ये तो चाबी वाले खिलौने हैं जिन्हें चाबी दे दी गई, एक तरफ रुख मुतय्यन कर दिया गया, उस तरफ दौड़ने लगे। इन बेचारों को क्या पता दस्तूर, कानून, दस्तूरी रवायत, जमहूरी रवायत, जमहूरियत के साथ क्या किसी की कमिटमेंट होती है, इन बेचारों को क्या पता। तो ये तो बिल्कुल रिटार्डेड लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। चले ऑन दैट वेरी सख्त किस्म का नोट एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
आफ्टर ब्रेक। लगारी साहब, ये जो आज बिल पेश करने की कोशिश की गई और फिर अंदर से मुखालफत हुई, ये वैसे इसकी वजह क्या थी? क्या आपको लगता है क्या ज़रूरत थी इस बिल को पेश करने की? क्या मतलब ये अगेन हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ कि क्योंकि आज हम इक़्तिदार में बैठे हैं तो मुखालिफ को जो है वो टारगेट किया जाए और फिर कल की कल देखी जाएगी? वो और बात है कि फिर वो फंदा अपने ही गले में आ जाता है। देखें, पिछले 5 साल से जो हो रही है कानून साजी, वो मावराए पार्लियामेंट हो रही है। मुझे मेरा भी पार्लियामेंट के बारे में ये नुक्ता नज़र है कि पार्लियामेंट अपने इस्तेहकाक को और अपनी हैसियत को मिनिमाइज कर रही है। मेरे भाई ने कहा, हबीब अकरम साहब ने, अदलिया ने किसी आइन शिकनी की तौसीक की है, तो अदलिया की तौसीक जो है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। 5 मरतबा इस मुल्क में पार्लियामेंट को तोड़ा गया और 4 मरतबा पार्लियामेंट को अदलिया ने इसकी तौसीक की और कहा कि ये नजरिया ज़रूरत के तहत, हर बार यही कहा कि नजरिया ज़रूरत के तहत ठीक था। यानी एक जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में यही हुआ, फिर उसके बाद जो है वो बेगम, उसके बाद और आता है जब इसको अयूब खान को वैलिडिटी दी जाती है, फिर याह्या खान के बारे में कहा गया ये गासिब है क्योंकि वो खुद हट चुका था। उस वक्त फैसला उस वक्त आया जब उसको हटाया जा चुका था और उसको बाकायदा वो एक शिकस्त के बाद, एक बदतरीन शिकस्त के बाद वो खुद हट गया था और उसको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद कहा गया, अदालत ने, इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस महमूद रहमान की अदालत ने जनरल याह्या खान को गासिब करार दिया। फिर ज़ियाउल हक आया, अनवारुल हक ने और उनकी पूरी जो है कोर्ट ने उनको कहा कि जनाब नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हुआ है और उसको वैलिडिटी दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब मुशर्रफ ने आकर तोड़ा, तो वो कोर्ट थे, इफ्तिखार चौधरी थे और जस्टिस नाज़िम सिद्दीकी और जज थे जिन्होंने, इरशाद हसन थे जिन्होंने कहा कि ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप वो तालियां बजा रहे थे जज साहिबान कि ठीक है जी, असम्बली का ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो अभी हुआ वाक़या, ये पिछले नवंबर में जो वाक़या हुआ, वो तो क़यामत खेज था ना। वो ये कि एक बंदा खड़ा होकर फ्लोर ऑफ द हाउस में लिखा हुआ, जाहिर है उसको याद तो नहीं होगा, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है और उसके बाद किसी किस्म की कोई डिबेट के बगैर जो स्पीकर है, जो सदारत कर रहा है, वो अपना नहीं, वो डिप्टी स्पीकर है, वो स्पीकर का लिखा हुआ नोट वो पढ़ता है और नीचे नाम भी उसी का बढ़ जाता है और कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो और मैं इस तारीके अदम एतमाद को मस्तरद करता हूं। उस वक्त आइन एब्रोगेट हो गया, आइन जो है उस वक्त सबवर्ट हो गया, आइन उस वक्त सस्पेंड हो गया, आइन को उठाकर एक तरफ रख दिया गया और फिर थोड़ी देर के बाद कौम से खिताब करते हुए असेंबली तोड़ दी गई। यार ये तमाशा है, ये मुल्क है, ये पार्लियामेंट की ये तौकीर है, ये इज्जत है। और फिर हम उसमें वो करते हैं, हम जाकर वकालत करते हैं और हम कहते हैं कि जनाब वो हो, इसको तो सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को गलत फैसला करेगी तो, और गलत तौसीक करेगी तो हम कहेंगे तालियां बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। हम जो है वो नहीं तालियां बजाएंगे जस्टिस मुनीर की बात पर, नहीं तालियां बजाएंगे अनवारुल हक की बात पर, नहीं 200 केस के पर तालियां बजाएंगे। अगर आप इजाजत दें, उसका मेरे पास आखिरी कुछ मिनट रह गए, मैं मज़हर साहब का भी और रजा का भी इस पे जो है तज्जिया लेना चाहती हूँ, जो आज ये बड़ी मतलब एक मज़ाहिया खेज़ जो है वो एक कार्रवाई जो है वो ही सेनेट में। मज़हर साहब, क्या ज़रूरत थी लाने की और फिर वापस भी ले लिया गया? देखिए, ये तो शहादत ऐवान साहब बता सकते हैं कि वो किसने उनसे कहा था कि इस तरह का कानून बनाओ। ज़ाहिर है शहादत ऐवान ने खुद तो नहीं बनाया होगा। मज़हर भाई रात तक वक्त आ जाएगा, हो सकता है दोबारा मंजूर हो जाए। हाँ, मुझे वही मैं कह रहा हूँ। देखिए मसला क्या है, अभी हमारे तीनों दोस्त बात कह रहे थे, प्रॉब्लम ये है कि क्या कल की गलती को आज रिपीट करना जस्टिफाइड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आज मैं वो गलती कर रहा हूँ तो सिर्फ इस बुनियाद पे उस गलती को जस्टिफाइड किया जा सकता है कि कल भी ये गलती हुई थी, उससे पहले भी ये गलती हुई थी, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बट यही तो बात है मज़हर साहब, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मतलब ये इस किस्म की चीजें आ रही हैं जो अगेन वही एक्सपेरिमेंट करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। मैं यही बात कह रहा हूँ मारिया। देखिए मसला ये है कि इस डिबेट में चले जाएंगे। रजा रूमी ने 4 मिसालें दी, मैं 4 मिसालें और दे सकता हूँ। 2018 में जो एक्सरसाइज हुई वो एक्सरसाइज 2022 में दोहराई गई। 2018 के जो कैरेक्टर्स थे वही कैरेक्टर्स 2022 में नजर आए।
जिन्होंने मिलकर 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने ही मिलकर 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म किया। इसके बीच में आज ये बात खुल गई है ना कि इसके बीच में कौन था किरदार? जनरल बाजवा थे। उसमें उस किरदार ने 2018 में MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पंजाब, जनूबी पंजाब महाज, PMLQ, इनको उठा के पीटीआई की टोकरी में डाल दिया, फिर पीटीआई की टोकरी से निकाल के PDM की टोकरी में डाल दिया। तो दोनों ही अमल गलत हुए ना। हम ये कहकर क्या निकल सकते हैं कि 2022 में एक आईनी हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? क्या इनके होते हुए बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता था? तो जब हम बाकी पॉलिटिशियंस क्या डिबेट करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम डिबेट करते हैं तो आप देखें ना, वो वही किरदार है ना। उनके किरदार को हम यहां कैसे जस्टिफाइड कर सकते हैं जब वो किरदार 2018 में गलत थे? वो जब भी गलत थे, वो अब भी गलत है, वो आइंदा भी गलत होंगे। इसलिए ये रिकंसिलिएशन का मसला नहीं है, एक लाइन ड्रॉ करने का मसला है। एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट करेगी, जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी करेगी। मीडिया तो इसमें प्लेयर है ही नहीं। अगर मीडिया प्लेयर बनता है, मीडिया वाले प्लेयर बनते हैं, तो वो उनका अपने इंडिविजुअल्स की सवाबदीद है या जिस चैनल की सवाबदीद है। लेकिन मीडिया ओनली हैज टू रिपोर्ट, नथिंग एल्स। ठीक, मेरा काम मुझे अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करना है। जो इस वक्त हदूद का तयन जिस पे मज़ा साहब बात कर रहे हैं, अगर उस तरफ देख लिया जाए तो मुल्क के बहुत सारे मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स होप दैट हैपन्स। मज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ हबीब अकरम और नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।